Hello everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. This is Madhav Pathak from Department of Law. Today I am going to deliver my lecture on proposal. पिछले लेक्चर्स में मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के फंडामेंटल से आप लोगों को सूचित कराया था और बताया था आप लोगों को, और यूनिट 1 का टॉपिक प्रपोजल मैं आज आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके दो पेपर्स में LLB फर्स्ट सेम के लिए और BLLB फर्स्ट सेम के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ में आप जब कभी सिविल जज एग्जामिनेशंस देते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ का आपको बहुत आवश्यकता पड़ती है, और इस लॉ से अछूता कोई रह नहीं सकता है। डेली की यूजेस में आजकल सुनते हैं कि मर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी क्राइम्स आज की डेट में कम हो गए हैं। बट आज इस फ्लिपकार्ट में ये सर्विस की डिलीवरी नहीं हुई या कॉन्ट्रैक्ट की ये टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया। आज का समय ये आ रहा है। आज के समय में IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग मैटर्स बहुत सारे हो रहे हैं। इन्हीं को लेकर मैं आज अपनी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ में लॉ ऑफ प्रपोजल और प्रपोजल के बारे में आप लोगों के साथ कुछ एक्सप्लेनेशंस करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रपोजल को ऑफ़र भी बोलते हैं। आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाएंगे तो उसको प्रपोजल को वहाँ पे प्रस्थापना भी बोला गया है। प्रस्थापना में आपको जो परिभाषा दी गई है प्रस्थापना की वो 2A में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, जब कभी आप किसी होटल की टेबल पर जाते हैं, एक मेन्यू कार्ड रखा होता है तो वो भी एक प्रपोजल कहलाता है और उसको इनविटेशन ऑफ प्रपोजल बोलते हैं। इस टॉपिक में मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट मैटर, डिसाइडेड केसेस, कंक्लूजन ऑफ रेफरेंस, इन 5 पॉइंट्स को लेकर आपसे एक्सप्लेनेशंस करूंगा, आपसे डिस्क्राइब करूंगा इस टॉपिक को। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ प्रपोजल और प्रपोजल के जो सिनोनिम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। हेयर इट वाज एक्सप्लेन दैट प्रपोजल मीन्स अ प्लान दैट इज़ फॉर्मली सजेस्टेड। जब किसी व्यक्ति को आप किसी अपने प्रोडक्ट या कोई चीज़ के बारे में बताते हैं तो या अपनी स्कीम्स बताते हैं या कोई प्रपोजल बताते हैं या प्लान बताते हैं तो ये क्या कहलाता है? एक प्रपोजल ही कहलाता है। Any plan you are describing about your product, about your services, you are telling about the proposal. Proposal is defined under section 2A of Indian Contract Act 1872. आपको बता दें 1872 का जो भारतीय संविदा अधिनियम है उसकी धारा 2 का में प्रपोजल प्रस्थापना को डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे बोला गया when one person signifies टू अनदर, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को कोई चीज़ सिग्निफाई करता है, सूचित करता है, हिज विलिंगनेस, कुछ करने वाला है, अपनी इच्छा को बताता है, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करने के लिए, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट, सामने वाले से कैसे असेंट मैं प्राप्त कर लूँ इसके ऑब्जेक्ट के लेकर वो कहता है, और दैट अदर सच एक्ट और ऑब्सिनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। जो कुछ वो एक्ट कहता है, ऑब्सिनेंस कहता है या कोई अपना व्यू बताता है कि ये काम मैं आपके लिए करूँगा, और उसकी इच्छा होती है कि सामने वाले की मैं कंसेंट प्राप्त करूँ, ये सारी चीज़ें प्रपोजल्स कहलाती हैं या प्रस्थापना कहलाती हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट मैटर। इस सब्जेक्ट मैटर में मैं आप लोगों को 4 पॉइंट डिस्कस करूँगा, और जिसमें रहेंगे आपके एसेंशियल एलिमेंट्स, मीन्स संविदा के आवश्यक तत्व क्या होंगे, इसको हिंदी में बोलेंगे संविदा के प्रस्थापना के आवश्यक तत्व, इनके बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रपोजल के लिए और प्रस्थापना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि एक प्रपोजल आपने दे दिया, आपने प्रपोजल कर दिया तो वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी कम्युनिकेशंस कब कंप्लीट हो जाएंगी इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। इसमें बहुत अच्छा केस है और फेमस केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक के अंतर्गत। प्रस्थापना की संसूचना कब कंप्लीट होगी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। इसी प्रकार से
का किस स्थिति में, किस टाइम तक किसी प्रपोजल को रिवोक किया जा सकता है, प्रतिसंहरित किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। प्रतिसंहरण प्रस्ताव का प्रतिसंहरण। अब रिवोकेशन हाउ मेड, कैसे प्रतिसंहरण किया जाएगा, एक्सप्रेस किया जाएगा, इम्प्लाइड किया जाएगा, एब्सोल्यूट किया जाएगा, इन सारी कंडीशंस को मैं आपसे क्लास 5 में डिस्कस करूंगा। प्रतिसंहरण कैसे किया जाएगा, ये 4 टॉपिक सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत है और जिनका डिस्कस करना, प्रपोजल को कंप्लीटली एक्सप्लेन करना होता है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस लेक्चर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और आपके एकेडमिक एग्जाम्स में दोनों प्रकार से हेल्प मिले, जिसके रिगार्डिंग मैंने ये पीपीटी आप लोगों के समक्ष तैयार की है। एसेंशियल एलिमेंट्स में मैंने केवल 2 पार्ट को रखा है और इस बहुत सी जो डेस्क्रिप्टिव किताबें हैं उनमें अलग अलग प्रकार से प्रपोजल को एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन मैंने इसको जैसा एक कॉम्पिटिटर के लिए और एक एग्जामिनर के लिए और एक एकेडमिक्स के लिए आवश्यक है, मैंने डेफिनेशन को ही 2 पार्ट में डिवाइड किया है और उन्हीं पार्ट्स के अनुसार मैं आपको प्रपोजल को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एन ऑफर, मैंने आपको बताया था कि प्रपोजल का एक सिनोनिम्स है ऑफर। एन ऑफर इज एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करना टू द ऑफ द ऑफरर्स विलिंगनेस, जो व्यक्ति प्रस्तावक है उसकी विलिंगनेस कि वो ये टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, ये कोई काम करेगा और उससे एब्सटेन रहेगा, मतलब प्रविरत रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। पहला पार्ट है एन ऑफर। इसके बाद इट शुड बी मेड विद अ व्यू टू, अब ये जो भी आपका ऑफर करने जा रहा है उसका कोई ना कोई एक व्यू है, एक ना एक ऑब्जेक्टिव है जिसको लेकर वो बोलने जा रहा है। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द ऑफरी, 2 पर्सन्स का नाम लिया गया यहाँ पे, ऑफरर ऑफरी। ऑफरर का प्रपोजल है, उसकी एक विलिंगनेस है कि वो कुछ काम करेगा या करने से प्रविरत रहेगा और उसका एक मोटिव भी है, उसका एक इंटेंशन है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द ऑफरी। अब जो प्रपोजल है या उसके प्रति जो एब्सटिनेंस है, प्रपोज्ड एक्ट है और एब्सटिनेंस है, दैट इज प्रपोजल। सो देयर आर 2 पार्ट ऑफ प्रपोजल। फर्स्ट इज द वर्क ऑफ ऑफरर, सेकंड इज द वर्क फॉर ऑफरी। So these are the 2 essential elements for proposal which is necessary to know about the students. Next is kinds of offer और kinds of proposal, proposal के प्रकार, प्रस्तावना, kinds of proposal, प्रस्तावना के प्रकार। प्रस्तावना को प्रस्ताव भी बोलते हैं। प्रस्तावना के प्रकार, अब कोई प्रस्तावना आप कर रहे हैं तो वो 4 प्रकार से कह सकते हैं, या तो सामान्य रूप से कर सकते हैं, प्राइवेट रूप से कर सकते हैं, इम्प्लाइड रूप से कर सकते हैं और एक्सप्रेस रूप से। 4 प्रकार हैं प्रस्तावना के। पहला सामान्य ऑफर, ऐसा ऑफर जो जन सामान्य के लिए कर दिया जाता है। जैसे एक कोई केस था कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वर्ल्ड कंपनी, या आपका लालबन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। एक कोई नोटिस निकाला जाए, एक कोई जन सामान्य को सूचना की जाए कि यदि कोई व्यक्ति ये काम कर लाएगा तो मैं उसको ये रिवार्ड दूंगा। सो दिस काइंड ऑफ ऑफर विच इज एक्सप्रेस्ड फॉर होल पब्लिक, इन्विटेशन टू होल पब्लिक इज जनरल ऑफर। नेक्स्ट इज प्राइवेट ऑफर, जब कोई काम या कोई ऑफर ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है, एक विशेष ग्रुप या समुदाय के लोगों को दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है प्राइवेट ऑफर। वो कुछ नाम मात्र के लोगों को या नॉमिनल लोगों को या सजेस्टेड लोगों को दिया जाता है और उसका परफॉर्मेंस केवल एक ग्रुप को करना होता है। इसको बोल सकते हैं स्पेशल ऑफर और ऑफर फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स। नेक्स्ट इज इम्प्लाइड ऑफर। ये 2 काइंड्स होते हैं, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। इम्प्लाइड होता है बाई कंडक्ट, आप किसी से सिर हिलाकर कुछ कह देते हैं, आप किसी को आंखों में कुछ कह देते हैं, दैट इज इम्प्लाइड।
किसी से पूछना, कोई व्यक्ति कहता है कि ये घोड़ा कैसा है, यदि आप उसमें कह दोगे, आप सिर हिला दोगे, तो मैं मान जाऊंगा कि वो घोड़ा खराब है या कोई उसमें प्रॉब्लम है, और अगर आप सिर नहीं हिलाओगे तो मैं मानूंगा कि ये घोड़ा सही है। इस प्रकार से कोई एक्सप्रेशंस तय हो जाते हैं और जिनको बोलने की आवश्यकता नहीं होती, बाई कंडक्ट वो सो होते हैं। तो ऐसे कोई प्रपोजल जो इस पर्टिकुलर वे से किए जाते हैं, इम्प्लाइडली किए जाते हैं, वो ऑफर क्या होते हैं, इम्प्लाइड प्रपोजल्स होते हैं। बाई कंडक्ट दोज प्रपोजल्स are created are called implied proposals। इसके बाद आता है एक्सप्रेस्ड। मैंने सारी कुछ चीज़ें उस प्रस्ताव में लिख दी, कोई भी कंडीशन शेष नहीं है, और लिखित में मैंने सारी चीज़ें बोल दी हैं या लिख दी हैं। दीज काइंड्स ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रपोजल बाय वर्ड्स proposal is explained is called express proposal। So these are the kinds of proposal. First one is general proposal, private proposal or offer, implied proposal, express proposal। Next is communications of proposal। ये बड़ा टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। जब कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब हो रही है। तो इस स्थिति में आपको वो इलस्ट्रेशन जो इसके नीचे दिए गए, आपके सेक्शन 4 में दिए गए, एक्सप्लेन किए गए हैं, उन एक्सप्रेशंस को आपको याद रखना पड़ता है। और कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल का जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 3 से लेकर कम्युनिकेशंस स्टार्ट हैं, और कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल एक्सेप्टेंस जो भी हैं वो एक्सप्लेन की गई हैं सेक्शन 3 से लेकर 9 तक। इसमें आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, ये सारी कंडीशंस 3 से 9 तक बताई गई हैं। और बेसिकली जो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल है वो सेक्शन 3 और 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको बताया प्रपोजल आपका इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस्ड भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। और कम्युनिकेशन पे जो लीडिंग केस है वो होता है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। इस कम्युनिकेशंस को बताने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त के केस। लालमन शुक्ला और गौरी दत्त आपस में मास्टर एंड सर्वांट की रिलेशंस में थे। तो गौरी दत्त एक लालमन के मालिक थे। गौरी दत्त का एक बालक या भतीजा कहीं गुम जाता है और उसको ढूंढते हुए लालमन शुक्ला निकल जाते हैं ढूंढने के लिए। इसके बाद जैसे ही लालमन शुक्ला उसको ढूंढने निकल जाते हैं, गौरी दत्त को लगता है कि मेरा बच्चा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो एक ये सामान्य प्रस्तावना कर देते हैं जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, जनरल ऑफर। उस जनरल ऑफर में ये लिख देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाएगा मैं उसको 500 रुपये या 500 पाउंड का एक इनाम दूंगा। इस सूचना की जानकारी उनके नौकर लालमन को नहीं रहती है और उनके जो नौकर रहते हैं वो लालमन उनको गौरी दत्त को लेकर आकर सुपुर्द करते हैं। सुपुर्द करने के बाद जो गौरी दत्त रहते हैं, लालमन रहते हैं, लालमन को पता चलता है कि मेरे मालिक ने तो 500 रुपये का इनाम रखा था इस घटना के ऊपर और इस बच्चे के ऊपर, और इन्होंने मुझे पैसे दिए नहीं। तो लालमन क्या करते हैं, केस लाते हैं गौरी दत्त के विरुद्ध कि गौरी दत्त से 500 रुपये प्राप्त करने के लालमन अधिकारी हैं। इस केस को चलता है और प्रिवी काउंसिल के पास पहुंचता है। तो वहाँ पे बात आती है, क्या लालमन शुक्ला को यह जानकारी थी कि गौरी दत्त द्वारा 500 रुपये का इनाम रखा गया है। लालमन शुक्ला से पूछा जाता है कि जब ये इनाम रखा गया था उस वक्त आपको यह जानकारी नहीं थी कि आपके मालिक गौरी दत्त ने अपने भतीजों को ढूंढने के लिए 500 रुपये का सामान्य प्रस्तावना जारी की है। लालमन शुक्ला कहते हैं जी बिल्कुल, मुझे यह जानकारी नहीं थी जब ये गौरी दत्त ने अवार्ड रखा था। यहाँ पर न्यायालय को
ये डिसाइड करना था कि क्या इसको लालमन शुक्ला को कम्युनिकेशंस हो पाई थी कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर सके। तब इनके स्टेटमेंट्स को, लालमन शुक्ला के स्टेटमेंट को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और कहा जाता है कि प्रपोजल कंप्लीट तब होता है जब जिस उस व्यक्ति से जिससे कहा गया है, किया गया है, उसको जानकारी हो जाए। यहाँ पे लालमन शुक्ला को वो जानकारी नहीं थी, जिस कारण से उनकी पिटीशन याचिका रद्द कर दी गई और कहा गया जब तक प्रपोजल कंप्लीट नहीं माना जाएगा, प्रपोजल की कम्युनिकेशंस जब तक उस व्यक्ति को जिससे प्रस्तावना की जानी है या सामान्य रूप से की गई है उसको सूचना ना हो, संसूचना पूर्ण ना हो। इसी पॉइंट को लेकर ये कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल का टॉपिक है, जिसको बता देता हूँ। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल डील्स विद द सेक्शन 3 and 4 ऑफ Indian Contract Act, Section 3 and 4 of Indian Contract Act. The communication of proposals are deemed to be made by any act or omission of the party proposing by which he intends to do communicate such proposal which has the effect of the communicating it. जब उस व्यक्ति को उस बात की जानकारी हो जाती है जिससे वो संसूचना की गई है, तब माना जाएगा कि वह कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब बात आती है कि कम्युनिकेशन कब पूर्ण हो जाती है। तो कम्युनिकेशन पूर्ण होने के बारे में when complete, the communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. जिस व्यक्ति से वो कम्युनिकेशंस की गई है उसको जानकारी लगने पर कोई कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो जाती है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। लालमन शुक्ला के बेस पर यह ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी at a certain price, the communication of proposal is complete when we receives the letter. एक कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति ए नाम का एक व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो वो कम्युनिकेशन प्रपोजल कब कंप्लीट हो जाएगी? जैसे ही वो पत्र प्राप्त करता है उसकी कम्युनिकेशंस पूर्ण हो जाएगी। केस मैंने यहाँ पे साइट किया हुआ है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस है, 1913 का यह केस है और ऑल एलजे में इसको एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। जैसे रिवोकेशन की कम्युनिकेशंस थी वैसे इसकी कम्युनिकेशंस है। रिवोकेशन कैसे होगा कंप्यूटर का, इसका प्रपोजल का सेक्शन 5 में एक्सप्लेन किया गया है इसको कि रिवोकेशन कैसे किया जाएगा। कोई भी रिवोकेशन यदि करना है तो आप कैसे करेंगे, एक्सप्लेन किया गया है। अ प्रपोजल सेक्शन इसका जो है ये 5 है। अ प्रपोजल इज रिवोक्ड by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party. प्रपोजल को रिवोक करने के लिए सामने वाले को जो ऑफरर होगा उसको रिवोक करने के लिए कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, या ऑफरी को रिवोक करने के लिए अदर पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा। बाय द लैप्स ऑफ द टाइम, कोई टाइम लैप्स हो गया, जो टाइम फिक्स किया गया था इतने समय में आपको प्रपोजल करना है, वो लैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। In such proposal for it is acceptance if no time is prescribed, then the communication of acceptance is completed. यदि कोई आपकी प्रस्तावना किसी टाइम पर डिपेंड करती है कि इस टाइम तक आपको प्रपोजल एक्सेप्ट करना है और उस टाइम तक यदि प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रपोजल अपने आप ही समाप्त हुआ मान लिया जाएगा या प्रतिसंहरित मान लिया जाएगा। बाय द फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर टू फिल अ कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट एक्सेप्टेंस। यहाँ कोई कंडीशंस रखी थी कि आपका प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब आप वो चीज़ कोई कंडीशन को परफॉर्म कर देंगे। कोई प्रपोजल किसी कंडीशन पर डिपेंड करता था कि इस कंडीशंस को यदि आप परफॉर्म कर देंगे तो प्रपोजल क्या हुआ, कंप्लीट मान लिया जाएगा। बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल, यदि जिस व्यक्ति ने प्रपोजल किया था वो मर जाता है उस स्थिति में क्या होगा, प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर फॉर बिफोर एक्सेप्टेंस। हाँ, ये जो डेथ है या इंसैनिटी है इसके बारे में
एक्सेप्टर को पता चल जाना चाहिए एक्सेप्टेंस करने के पहले, तो भी मान लिया जाएगा कि रिवोकेशन प्रपोजल का हो गया है। सो दीज आर दी कंडीशंस विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड बाय विच अ रिवोकेशन कैन बी मेड। नेक्स्ट इज decided cases. There are many number of cases in which law of proposal is explained. Most of the cases are regarding Privy Council time or Indian English time. अंग्रेज़ों के समय की ये केसेस है जो आज भी कंटिन्यू हमारे स्टडी नॉलेज में कंटिन्यू चले आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस पढ़ना हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है जो कम्युनिकेशंस ऑफ प्रपोजल से है। नुटक्की सी हार्टम वर्सेस सब कलेक्टर लैंड एक्विजिशन एक्ट का केस भी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है 1999 में। वेलफेयर का केस आपका कॉन्ट्रैक्ट पर है। हार्से वर्सेस बनाम फैसी का केस भी आपका मैकफर्सेस वर्सेस पन्ना। दीज आर दी 5 केसेस, दोज आर वेरी नेसेसरी फॉर proposal concept. If you need to study, then you will have to learn by the textbook, and also you can read some आपके जो भी लॉ जर्नल्स वगैरह हैं उनसे आप स्टडी कर सकते हैं और इनको स्टडी कीजिए। ये आपके कॉन्ट्रैक्ट के सिलेबस के लिए बेसिक्स केसेस है, इनको याद करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। Consequently, we can say proposal is an offer which is made by a person who wants to sell or buy anything for to do or so that the person signifies the assent of the another. कोई भी व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना चाहता है या कोई चीज़ करने के लिए अपनी इच्छा रखता है, अन्य व्यक्ति से ऑफरी से ये इच्छा रखता है कि मैं आपके सामने ये काम करूँगा, ठीक है, और अपनी इच्छा जाहिर एक व्यू के साथ की ऑफरी उसमें अपनी कंसेंट दे दे और एक्सेप्ट कर ले, तो ये सारे एक्ट और एब्सटिनेंस क्या कहलाते हैं? प्रस्तावना कहलाते हैं। जो प्रस्तावना का टॉपिक है, प्रस्तावना का टॉपिक आपका मोस्टली सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है। 3 में कम्युनिकेशंस बताएंगी, 4 में कम्युनिकेशंस बताएंगी, 5 में रिवोकेशन बताया, रिवोकेशन हाउ मीट ये सेक्शन 6 में बताया गया है। और ये जो लेक्चर था टोटल प्रपोजल पे था। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर रहेगा मेरा वो एक्सेप्टेंस पर रहेगा, जिसको आप लोग मेरे नेक्स्ट सीरीज़ में देख सकते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रिवी काउंसिल केसेस और सुप्रीम कोर्ट केसेस से रिगार्डिंग ये मेरा लेक्चर प्रिपेयर किया गया था, पीपीटी प्रिपेयर की गई थी। अगर आप और भी कॉन्ट्रैक्ट से रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहते हैं तो आप SKU डिजिटल लर्निंग क्लासेस की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ धन्यवाद।